आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में 2 मिनट का मौन रखा और पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ आतंकी हमले में अपनों को खोने वाले परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई। सीएम धामी ने कहा कि ये कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। सीएम ने यह भी कहा कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी भी सफल नहीं होंगी। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुआ आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में पुलिस भी अलर्ट पर है। प्रदेश में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। देहरादून समेत कई जगहों पर कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों और दूसरे राज्यों से लगी सीमाओं पर भी चेकिंग कर रही है। कल जो एक दुखद हादसा हुआ, इसको देखते हुए श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया था। और साथ ही साथ देहरादून चूंकि राजधानी है, यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से लोग आकर यहाँ पर स्टूडेंट के रूप में भी रहते हैं और अन्य कामों से भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। इसको देखते हुए जो संवेदनशील स्थान है, चाहे हमारे आईएसबीटी हो, रेलवे स्टेशन हो, अन्य जो मेन भीड़भाड़ वाले स्थान हैं, उनमें रात्रि चेकिंग, दिन में भी बताया गया अलर्टनेस, और विभिन्न समुदायों से बात करके भी कहीं कोई रोष इस तरह का ना हो, कहीं प्रतिक्रिया ना हो। और इसी संबंध में जो है चेकिंग अभियान इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर चलाए गए हैं। सभी को, जो हमारे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, सभी को, टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां बाहर के छात्र, खासकर कश्मीर के छात्र भी अध्ययनरत हैं, उनको भी संवाद उनसे भी बनाया गया है, साथ में अन्य छात्रों से भी बनाया गया है। तो मुझे लगता है जिस तरह की अलर्टनेस है और जिस तरह की संवेदनशील घटना हुई है, उसको देखते हुए राजधानी में जो भी उचित उपाय हैं, चाहे विभिन्न संगठन हो, चाहे विभिन्न संप्रदाय के लोग हों, इनसे भी, स्टेक होल्डर से भी बात करके शांति की अपील की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में भी पुलिस चौकसी बरत रही है। यहां हाईवे और अंदरूनी चौक चौराहों में पुलिस चेकिंग कर रही है। साथ ही संदिग्धों की जांच भी की जा रही है। देर रात भी पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की। अगले महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है और ऐसे में चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में भी पुलिस की टीम जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में भी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस काफ़ी अलर्ट पर नज़र आ रही हैं। यहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम हरिद्वार के सबसे व्यस्ततम रानीपुर मोड़ पर चंद्राचार्य चौक पर मौजूद है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वाहनों का बहुत ज़्यादा दबाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, अन्य जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आतंकी हमला होने के बाद में रात में भी यहाँ पर पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो भी आने वाले यात्री थे, बाहर से आने वाले जितने भी लोग थे, उनके ID कार्ड यहाँ पर चेक किए गए। बसों में, ट्रेन में अंदर जाकर पुलिसकर्मियों ने काफ़ी यहाँ पर उनकी जाँच की है। तो काफ़ी अलर्ट जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ समय बाद चारधाम यात्रा भी यहाँ पर शुरू होनी है। हालांकि प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर ये तैयारियाँ जो है व्यापक स्तर पर चल रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की जो चौकसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। हरिद्वार में वन विभाग ने जंगल में वन्य जीवों का शिकार करने वाले 2 शिकारियों को अरेस्ट किया है। वन कर्मचारियों ने गश्त के दौरान पथरी रिजर्व फॉरेस्ट में शिकार के लिए घात लगाए बैठे नसरत और बहादुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से वन कर्मचारियों ने अवैध बंदूक और चाकू बरामद किए। विभागीय टीम ने वन संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। हमारा जो पथरी वन क्षेत्र है हरिद्वार रेंज का, उसमें जो वन कर्मियों का दल था, उन्होंने 2 व्यक्तियों को, दो शिकारी थे, उनको रंगे हाथों शिकार करते हुए वन क्षेत्र से पकड़ा गया है और दोनों के पास से अवैध असला एवं अन्य हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। विकासनगर बाजार में ट्रैफिक जाम से लेकर दुकानों के बाहर अतिक्रमण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका ने नई पहल की है। बाजार में भारी वाहनों पर दिन में प्रतिबंध के साथ ही रेहड़ी लगाने वालों को सफेद पट्टी के बाहर रेहड़ी खड़ी करने की अब इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ नगर पालिका रेहड़ी पटरी वालों का वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाने वाली है।
देहरादून में विधानसभा भवन की स्थिति भविष्य में सरकार के लिए चिंता का सबब बन सकती है। मौजूदा बिल्डिंग की जगह को ही कम माना जा रहा है और अगर परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती हैं तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी और ऐसे में एक बार फिर से रायपुर क्षेत्र में नई बिल्डिंग के लिए प्रपोजल तैयार हो रहा है और फ्रीज जोन से भी हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड विधानसभा की है, जो कभी देहरादून का विकास भवन हुआ करता था। राज्य बनने के बाद यहीं से विधानसभा चलने लगी। 70 विधायकों के हिसाब से ये जगह आज भी नाकाफी तो है ही। शहर के बीच होने के चलते सत्र के दौरान ट्रैफिक जाम, धरने और प्रदर्शन से आम लोग परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए 2012 में रायपुर क्षेत्र में 60 हेक्टेयर वन भूमि को विधानसभा भवन के लिए चिन्हित किया गया। प्रस्ताव केंद्र को गया। 2016 में केंद्रीय वन मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, लेकिन मामला फिर भी आगे नहीं बढ़ पाया। जहां एक जिले का विकास भवन चलता रहा हो, आज पूरे प्रदेश की विधानसभा वहां से चल रही है, तो वो पर्याप्त नहीं हो सकता है। उसको देखते हुए आवश्यक है कि हमारा एक विधान भवन हो और बड़ा हो और व्यवस्थित हो। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अन्यत्र विधानसभा बननी बहुत आवश्यक है। 2023 में राज्य सरकार ने इस पूरे इलाके को फ्रीज जोन घोषित कर दिया, यानी कि यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन इसी बीच केंद्र ने 2016 में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को ये कहकर रद्द कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। फॉरेस्ट के इस लैंड पर रेसिडेंशियल कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती। इधर लोगों की दिक्कतों को देखते हुए आवास विभाग अब इस पूरे एरिया से फ्रीज जोन का प्रतिबंध हटाने जा रहा है। विभाग का कहना है कि मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चूंकि ये माननीय मंत्रिमंडल के लेवल पर निर्णय हुआ है, तो दोबारा माननीय मंत्रिमंडल के लेवल पर ही इसको ठीक किया जा सकता है। जल्दी हम लोग इसकी केस बना करके माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखें। तो आगे नहीं बढ़ा है, इसीलिए हम लोग फ्री जोन की जो नोटिफिकेशन है उसको पुनर्विचार करेंगे। यानी 12 साल पहले जहां से चले थे वापस वहीं पर पहुंच गए। हालत ये है कि राज्य संपत्ति विभाग को दूसरी जगह इतनी बड़ी जमीन नहीं मिल पा रही है, लिहाजा उसने एक बार फिर से इसी जमीन का रिवाइज प्रपोजल फाइल किया है। लेकिन इसमें भी दावे आपत्तियां इतना लंबा प्रोसेस है कि गंभीरता से काम नहीं किया गया, तो 12 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फॉर्मूला उत्तराखंड कांग्रेस में लागू होगा और योग्यता के हिसाब से मौका मिलेगा। 2027 चुनाव के लिए इसी फॉर्मूले को लागू करने की सोच के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जिलों का दौरा करने वाले हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बड़े नेताओं की परिक्रमा से अब कुछ हासिल नहीं होगा और न आसमान से टिकट मिलेगा, ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं। 25 अप्रैल से राहुल गांधी की इसी सोच के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं, जहां लोकल नेताओं के साथ संगठन और इलेक्शन दोनों पर बात होगी। करण महारा के मुताबिक अब योग्यता के आधार पर नेता को मौका मिलेगा, तो टिकट भी इसी आधार पर मिलेगा, जिसके लिए अंदर खाने हाईकमान को रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं। देखिए, रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं, वो रिपोर्ट्स हम लगातार भेज रहे हैं और वो केवल एक वही चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ सम्मिलित हैं, जिसको देखकर कोशिश की जाएगी और जिनकी जो योग्यता है उसके हिसाब से उनसे पार्टी काम लेगी। 3 साल से उत्तराखंड कांग्रेस की कमान करण महारा के हाथों में है, पर सवाल है कि जिस कांग्रेस में बड़े नेताओं की परिक्रमा करने से ही काम बनता हो, वहां क्या सिर्फ योग्यता के आधार पर कांग्रेस का काम बन पाएगा? मैं समझता हूं कि योग्यता का पैमाना जो है वो सही बात है कि योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, और मैं तो मानता हूं जिसका बेस है, जो वास्तव में वहां पर जीतने की स्थिति में है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है। बीजेपी का फोकस चुनाव में हमेशा जिताऊ उम्मीदवार पर होता है और बीते सालों में कांग्रेस के कई नेताओं ने यही कहते हुए पार्टी छोड़ी कि कांग्रेस में काबिलियत की जगह नहीं है। तो ऐसे में योग्यता को देखते हुए कांग्रेस उत्तराखंड में कितने नेताओं को मौके देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
चारधाम यात्रा में व्यवस्था बनाना प्रशासन के लिए आसान नहीं है, ये कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए चारधाम यात्रा रूट पर जगह जगह हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रियों के लिए पीने के पानी, खाना, दवाओं जैसी जरूरी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले की टीमें इस काम को करेंगी। हम लोग गए थे तो जब हम केदारनाथ के नीचे पहुंचे, जहां सड़क बादल फटने से सड़क टूटी थी, वो आज भी टूटी है, वो आज तक नहीं बन पाई। 1 साल से के आसपास का समय हो गया। तो क्या तैयारियां हैं? और हम कांग्रेस अपने हेल्पिंग सेंटर्स लगा रही है, हमारी एक टीम वहां विजिट कर रही है, वो जल्दी जो रिपोर्ट देगी आपको प्रस्तुत करेंगे। और हमारे हेल्पिंग सेंटर्स भी वहां जाके लोगों को फिजिकली मदद करेंगे, जो अगर कोई बीमार है उसको अस्पताल दिखाना या उसको अस्पताल की सुविधा देना, पानी की व्यवस्था, जितना कुछ जो हम कर पाएंगे हम करेंगे, क्योंकि सरकार के भरोसे अब उत्तराखंड की इज्जत को नहीं छोड़ा जा सकता। 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन इस यात्रा की रीढ़ माने जाने वाले घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस की दस्तक ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जैसे जैसे यात्रा का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पशु चिकित्सकों की माने तो ये वायरस इंसानों में फैले कोरोना वायरस की तरह ही तेजी से पशुओं में फैलता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने केदारनाथ रूट पर 2 क्वारंटीन सेंटर्स तैयार किए हैं, एक फाटा में, दूसरा सोनप्रयाग में। वहीं मामले में पशुपालन मंत्री का कहना है कि डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है, जो हर दिन तकरीबन 600 घोड़े खच्चरों की रैंडम चेकिंग कर रही है। संक्रमण पर नजर रखी जा रही है। टेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हमारा चमोली, इन 5 जिलों में 22,320 घोड़ों के आसपास हैं और प्रमुखता से यही घोड़े यात्रा में यूज़ होते हैं। हम इनकी पूरी स्क्रीनिंग करेंगे और जितने घोड़े नेगेटिव होंगे उनको हम यात्रा की तरफ बढ़ने का परमिशन देंगे विद अ सर्टिफिकेट कि इनको इन्फ्लुएंजा नहीं है। और अगर बाय चांस 1% अगर कोई इन्फ्लुएंजा मिलता है किसी घोड़े में तो उसको वहीं का वहीं क्वारंटीन किया जाएगा। उसको रिकवरी में 12 दिन बाद उसकी रीटेस्टिंग करी जाएगी। रीटेस्टिंग में अगर वो नेगेटिव होता है तो हम उसको भी यात्रा रूट की तरफ जाने की परमिशन देंगे। चारधाम यात्रा शुरू होते ही ऋषिकेश का ट्रैफिक अक्सर ही रुक सा जाता है। घंटों लंबे जाम से यात्री परेशान होते हैं, लेकिन अब यात्रियों को इस जाम के झाम से राहत मिलने वाली है। प्रशासन ने एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है, जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या को बहुत हद तक कम करेगा। नया वैकल्पिक रूट जो नरेंद्र नगर से होकर पीटीसी और तपोवन को पार करते हुए यात्रियों को नीर गद्दू तिराहा तक पहुंचा देगा और यहां से तीर्थयात्री चारधाम के लिए आगे निकल जाएंगे। ये रूट मौजूदा मार्ग से सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इससे यात्रियों को घंटों की राहत मिल सकती है, जाम से मुक्ति मिल सकती है। को आइडेंटिफाई किया है, वो ऑलरेडी बहुत पहले ही से ये रास्ता बना हुआ था। इसमें कुछ सिक्योरिटी सेफ्टी नॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट करना था, पैराफिटिंग लगानी थी और इसको मोटरेबल बनाना था। तो इसमें हमने वो यात्रा मार्ग जो है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, जो कि ये नया रास्ता जो हम इस बार यूज़ करेंगे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने से पहले तैयारियां जोरों पर है। मंदिर में रंग रोगन का काम चल रहा है। वहीं मंदिर के रास्तों में टाइल्स बिछाई जा रही हैं। बिजली के पोल और पैदल रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। 30 अप्रैल को मंदिर के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए 30 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। इस समय न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पे है और आपको दिखा सकता है कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। ये यमुनोत्री धाम मंदिर है, यहाँ पे रंग रोहन का कार्य जोरों पे है और तैयारियां जोरों पे चल रही है। हम आपको दिखा सकते हैं पर्वत जहाँ पे अभी भी बर्फ देखी जा सकती है और जो यमुना नदी है यहाँ से पर्वतों से बहती हुई आती है और उसका अपना महत्व है और हर कोई यमुनोत्री धाम पहुँचना चाहता है। और यमुनोत्री धाम में आप देख सकते हो कि किस तरह से यमुनोत्री मंदिर को भव्य तरीके से बनाया गया है। पूरी पहाड़ी शैली में लकड़ी के मंदिर को बनाया गया है और एक सौंदर्य दिखाता है, जो उत्तराखंड की जो परंपरा है उसको यहाँ मंदिर दिखाता है। और यमुनोत्री धाम अपने आप में ही चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है। जो चारधाम जो यात्रा है यहीं से शुरू होती है और तैयारियां जोरों पे है।
जोरों पे, चाहे हेलीपैड हो, चाहे रास्ते हो या फिर पेयजल की व्यवस्था हो, विद्युत की व्यवस्था हो, सभी पे काम चल रहा है और जल्द से जल्द युद्ध स्तर पे काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कपाट खुलने को काफ़ी कम समय रह गया है और देश विदेश के श्रद्धालु बड़ी संख्या में कपाट खुलने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। बद्री परमार, न्यूज 18, यमुनोत्री धाम, उत्तरकाशी। भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ गलने के साथ ही मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने जा रही है। लिपुलेख दर्रे से होने वाली यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होगी। 5 साल होने वाली यात्रा में सिर्फ 5 ही दल शामिल होंगे। इस लिहाज से देखें तो देश भर के चुनिंदा 250 श्रद्धालुओं को भोले के दर्शन का मौका इस बार मिलने जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से होने वाली मानसरोवर यात्रा का जिम्मा कुमाऊं मंडल विकास निगम को मिला है। ये पहला मौका होगा जब यात्रा सबसे कम समय में पूरी होगी। इस बार एक दल को यात्रा करने में 22 दिन का समय लगेगा। 1 किलोमीटर से भी कम ऐसा हिस्सा है जिसको पैदल के माध्यम से करना पड़ेगा, अन्यथा पूरा मार्ग जो है वाहन के माध्यम से कवर किया जाएगा। दूसरा, हमारी जो टनकपुर से पिथौरागढ़ की रोड है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो हम जो जाने का मार्ग रखेंगे वो टनकपुर से लेकर जाएंगे पिथौरागढ़ के रास्ते धारचूला, और वापसी में हम चौकोड़ी, जागेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, जंगोली हाट और गोलजू देवता और अल्मोड़ा भीमताल के माध्यम से वापस दिल्ली की ओर लेकर जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब मानसरोवर यात्रा दिल्ली से लिपुलेख बॉर्डर तक गाड़ियों की मदद से होगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बनी थी, लेकिन इसी के साथ यात्रा पर भी रोक लग गई थी। दिल्ली से गुंजी तक रोड काफी बेहतर है, लेकिन गुंजी से लिपुलेख तक का रास्ता अभी भी कच्चा ही है। यात्रा में सिर्फ उन्हें ही जाने की परमिशन होगी जो दिल्ली और गुंजी में होने वाले मेडिकल टेस्ट को पास करेंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक यात्रियों का पहला जत्था 10 जुलाई को चीन में एंट्री करेगा। मानसरोवर यात्रा 44 साल बाद टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुंचेगी। मानना है कि ये 5 साल बाद शुरू हो रही है, तो ये बहुत अच्छा एक रिलीजियस रूप से संकेत है, क्योंकि हर भारतीय ये चाहता है कि वो जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर यात्रा सफल रूप से पूरी करे। इसी रास्ते को यात्रा का परंपरागत रूट भी माना जाता है। यात्रा शुरू होने पर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में यात्रा का आगाज भले ही टनकपुर से होगा, लेकिन वापसी का रूट चौकड़ी से अल्मोड़ा तय किया जाएगा। 5 साल बाद होने वाली मानसरोवर यात्रा से बॉर्डर की रौनक तो बढ़ेगी ही, साथ ही इससे भारत चीन के रिश्तों की डोर भी मजबूत होगी। यही नहीं, देश भर में फैले भगवान भोले के भक्तों के लिए यात्रा का बहाल होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। न्यूज 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट के साथ विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के दौरान उत्तराखंड के सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के एस चौहान उस वक्त वहां मौजूद थे। एस चौहान ने कुछ वीडियो शेयर किया है जिसमें सेना के जवान सर्च ऑपरेशन करते दिख रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, इस रूट पर अब किराया 5000 तय किया गया है। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए अलायंस एयर का प्लेन उड़ान भरता है। अब तक ये किराया दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए 7000 रुपए, जबकि पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए 7500 रुपए था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उड्डयन विभाग ने किराया कम करने के आदेश दिए हैं। देहरादून से आई खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। यहां एक मासूम की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसे इलाज नहीं मिला। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स इतना होने के बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति करते रहे। वहीं आरोप है कि इस बच्चे के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अस्पताल में लापरवाही बरती गई। अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंखों में आंसू और हाथों में 6 दिन के इस मासूम को उठाए ये महिला इस बच्चे की बुआ है, जो 4 घंटे तक इस मरे हुए बच्चे को लेकर अस्पताल में घूमती रही। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से इस बच्चे की जान चली गई। बच्चे के मामा के मुताबिक 15 अप्रैल को दून मेडिकल कॉलेज में उनकी बहन ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया।
बच्चों के जन्म से पहले ही डॉक्टर ने बच्चे की बचने की उम्मीद कम बताई और फिर पेपर पर ऑफिशियल साइन करवाकर डिलीवरी भी करवा दी। डिलीवरी के बाद दोनों बच्चे और मां को घर भेज दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद जब दोनों बच्चों को पीलिया की शिकायत के बाद दून मेडिकल कॉलेज में परिवार लेकर गया तो हालात देखिए। वहां एडमिट करने से ही बच्चों को मना कर दिया गया और ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया। यही नहीं, एक बच्चे को तो एम्स में भर्ती कर लिया गया, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए दून मेडिकल कॉलेज से पेपर साइन करवाने एम्स वालों ने भी वापस भेज दिया। परिवार के लोग जब दून अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल वालों ने बच्चे के जन्म होने से ही मना कर दिया। इस दौरान बीमार और बेदम हो चुके बच्चे को लेकर परिवार वाले इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन इलाज नहीं मिला, न ही बच्चे के कागजात दिए गए और इस दौरान तड़प तड़प कर 6 दिन के मासूम ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। कल मेरी वाइफ को बोलते हैं कि मतलब बच्चे यहाँ के डिलीवरी नहीं है, ठीक है, साफ मना कर देते हैं। वो खाली क्या कराना था, खाली इनकी वेट करवाना था, क्योंकि एम्स वालों ने मुझे बोला था कि अब जो भी आप इलाज कराओगे तो वो दोन से कराना, क्योंकि आप वहाँ से रेफर हो, ठीक है। ये बोलते हैं कि बच्चा एम्स का है कि आप एम्स लेके जाओ, ठीक है। अभी भी एक रिपोर्ट इसकी एम्स में ही पड़ी है। जो गलती है वो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी हमें रिस्पॉन्स देते कि बच्चे की तबीयत नाजुक है, आप एडमिट कराओ, हमारे पास बेड नहीं है, तो हम प्राइवेट में करा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें तो बच्चा जिंदा चाहिए था, ठीक है ना। पर बिना इन्हीं की लापरवाही की वजह से हमने इसका इलाज नहीं कराया। उन्होंने कहा ले जाओ, दूध पिला दो। बेहद हैरान और झकझोर देने वाले इस मामले पर दून मेडिकल कॉलेज में उप चिकित्सा अधीक्षक से जब पूछा गया तो उनका कहना था अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से देखरेख होती है और अस्पताल कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में लापरवाही नहीं बरतते, लिहाजा मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन उन्होंने अभी मामला संज्ञान में होने से ही इनकार कर दिया। हमारे यहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट में किसी भी कोताही की कोई सीमा नहीं है। सभी स्टाफ और डॉक्टर्स सेंसिटाइज्ड हैं और इमरजेंसी में रिसीव करने के लिए पीडियाट्रिक्स का एक अलग काउंटर तक बनाया गया है। तो अगर इस तरह का कोई मामला हुआ है तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी। बहरहाल ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मामला कहीं दूर दराज चमोली, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़ का नहीं है, बल्कि ये राजधानी देहरादून का सच है। 6 दिन का मासूम तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन सवाल अभी जिंदा है। आखिर क्यों उस मासूम को दुनिया में आते ही रुखसत होना पड़ा, और अगर परिवार वालों के आरोप सही हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कब कड़ी कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आपने कुछ दिन पहले एम्स ऋषिकेश से आई उस खबर के बारे में सुना होगा जिसमें गढ़वाल के दूर दराज के इलाके में ड्रोन के जरिए दवाएं भेजी गई थी। अब ऐसी ही खबर सामने आई है कुमाऊं से, जहां का इलाका भी ड्रोन वाली हेल्थ फैसिलिटी से अब जुड़ गया है। धरती से आसमान में उड़ान भर रहा है ये ना तो कोई खिलौना है और ना ही कोई प्रोफेशनल एरोप्लेन। दरअसल ये एक एडवांस ड्रोन है जिसके जरिए अब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से कुमाऊं के दूर दराज के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीधे जुड़ जाएंगे। यानी कि इस ड्रोन के जरिए दवाएं, ब्लड सैंपल से लेकर रिपोर्ट और इमरजेंसी में ब्लड तक भेजा जा सकता है, जिसका ट्रायल मंगलवार को हो गया। अब उसमें बाद में तो है कि कभी कोई ब्लड सैंपल्स हैं, स्पेशलाइज जांचें हैं, कोई ऐसी चीज़ें होनी वहाँ से यहाँ सकती हैं, या कभी ऐसे एम्स ऋषिकेश वाले काफ़ी कर रहे हैं, वो दवा जो रिमोट इंटीरियर्स में भेजते हैं वो करते हैं, तो वी कैन वर्क अप ऑन दैट। बट इनिशियली हमारा है कि कोई स्पेशलाइज जांचें, कुछ अर्जेंट रिपोर्ट्स चाहिए उनको, यहाँ जो टेस्ट वहाँ नहीं होते हैं वो ब्लड सैंपल्स वहाँ से यहाँ लाए जाएंगे। दरअसल गुरुग्राम की एक कंपनी द्वारा बनाया गया ये ड्रोन पहाड़ के लिए बेहद कारगर साबित होगा। विशेष करके बारिश और बादलों वाले मौसम में ये बिना रुके काम कर सकता है और अपने साथ में 5 मीलों तक मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ा सामान ले जा सकता है। ये टेकीगल का ड्रोन वर्टीप्लेन X3 है, जो कि 5 kg तक का पेलोड 100 किलोमीटर तक की रेंज तक ले जा सकता है। के लिए हमने यहाँ पे एक हब सेटअप किया है सुशीला तिवारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और यहाँ से कुमाऊं रीजन के सारे दूर इलाकों में उसको कनेक्ट किया जाएगा ताकि हम हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जाहिर है मंगलवार को इसका ट्रायल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से कोटाबाग CHC में ब्लड सैंपल भेजकर किया गया। ये मेडिकल ड्रोन आसमान में 400 मीटर की हाइट में उड़कर एक बार में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। खास बात यह है कि ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है जिसे महज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए चलाया जा सकता है।
सरकार की योजना इसका ऑपरेशन राज्य भर में फैले महिला स्वयं सहायता समूहों को देना इसका लक्ष्य है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।